हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है जो क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और लेसन है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आप यहाँ लेसन देख पा रहे हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसमें ग्लोब को हम लोग समझना है और अक्षांश और देशांतर को भी हम लोग समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है और इनके क्या उपयोग हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्लोब क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे ही ग्लोब कहते हैं। इस तरह के आपने स्कूल के ऑफिस में या कहीं भी आपने इस तरह के देखे होंगे, इसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब कई आकार के होते हैं। कुछ ग्लोब तो इतने बड़े होते हैं कि वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो उनको पॉकेट में भी आसानी से डाला जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं गुब्बारे जैसे, जिनमें हम लोग हवा भर करके उनको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। तो ग्लोब है क्या? ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा सा नमूना है, मतलब पृथ्वी के जैसा दिखने वाला हूबहू नमूना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अक्ष है। अक्ष मतलब दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट में ये ग्लोब टिका हुआ है और इसको घुमाने से घूमने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्लोब का उपयोग क्या है। ग्लोब लट्टू की तरह घूमता है, कुम्हार के चाक की तरह घूमता है। तो अभी हम लोग को समझना है कि इसका उपयोग क्या है। ग्लोब में हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे महाद्वीप देख सकते हैं, महासागर देख सकते हैं और अन्य भी कई चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सुई जो आप देख रहे हैं ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है, उनको कहा जाता है अक्ष। अक्ष क्या है? जो दो बिंदु आप देखें, ग्लोब टिकी हुई है दो बिंदु पर, वो दो बिंदु कहलाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ग्लोब को इन दोनों ध्रुवों पर टिका करके घुमाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी सुई नहीं होती, पृथ्वी में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होता। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अब देखते हैं, एक दूसरी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब आधा भाग कर देता है ग्लोब का। वो कौन सी रेखा है, उसका क्या उपयोग है, उसको समझना है। देखिए ये रेखा, ये जितनी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये रेखाएं देखिए, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो रेखा है डॉट वाली, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, यही वो विषुवत रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, ऊपर और नीचे दो भागों में। ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब विषुवत वृत्त के जो भी ऊपर होगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसी कारण जितनी भी आप यहाँ रेखाएं देख रहे हैं, इन सारे रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन सारे रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, समांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह देख सकते हैं आप, समांतर रूप से ही खींची हुई है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। शून्य अक्षांश, ये जो विषुवत वृत्त आप देख रहे हैं शून्य अक्षांश को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। तो इसको मापेंगे कैसे? इसका टोटल होता है 360 अंश, जिसका 1/4 यानी कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश में होता है, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश का होता है, जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90-90 अक्षांश का होता है। अब उसी प्रकार देखिए कि विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ
सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे विषुवत आप यहाँ देख सकते हैं, विषुवत इसके उत्तर जितने होंगे ना अक्षांश रेखाएं, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, और इसके जो नीचे होगा वो होगा दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए बुक में आप किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। बुक में आपको ज़्यादातर लिखा पाएंगे आप ऊ से उत्तर और द से दक्षिण। कहीं पर आपको ऊ लिखा हुआ रहेगा और कहीं पर द। ऊ का मतलब आप उत्तर समझेंगे और द का मतलब दक्षिण। जैसे एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोन्टे, ये दोनों जो हैं एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री अंश पर है। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे, ये जो है दोनों हम लोग इसको दर्शाएंगे चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर। देखिए ऊ लिखा हुआ है यानी कि उत्तर, डिग्री तो दोनों का समान है लेकिन ऊ लिखा हुआ है यानी कि ये उत्तर को दर्शाता है। और कहीं पर देखिए द लिखा होगा यानी कि वो दक्षिण को दर्शाएगा। देखिए बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण, द लिखा हुआ है यानी कि दक्षिण अक्षांश को दर्शाता है। अभी देखिए यहाँ फिगर में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। यहाँ पर बहुत सारे कटिबंध लिखे गए हैं और फिर बहुत सारी रेखाएं हैं। मान लेते हैं ये गोल पूरा पृथ्वी है और इसे ग्लोब में दर्शाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन क्या है, विषुवत, जो इसको पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को आधे आधे भागों में बांट देती है, ऊपर और नीचे, है ना। अब देखिए विषुवत के ऊपर जस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कहलाती है। और जस्ट उसका नीचे मकर रेखा, और इधर देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये वाला उत्तरी ध्रुव वृत्त, और जस्ट नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो बीच वाली लाइन ग्लोब में बीचों बीच खींची हुई जो रेखा है वो होती है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के ऊपर कर्क रेखा है, विषुवत वृत्त के नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ मकर रेखा है, और सबसे नीचे दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और सबसे ऊपर उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव वृत्त है। हम लोग इसको क्या काम है और ये क्या होते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जिसको हम लोग समानांतर रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। जैसा कि आप देखें यहाँ विषुवत वृत्त को क्या कहते हैं, 0 डिग्री। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर स्थित है। अभी देखिए जो तीर का निशान से आप देख पा रहे हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो 90 डिग्री उत्तर को दर्शाता है। नीचे देखिए आप दक्षिणी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है। तो इस तरह से अक्षांश की डिग्रियां हैं, उनका एक माप होता है, ये सब नापने का एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी ही रेखाएं हैं जिनको डिग्रियों के माध्यम से नापा जाता है, मापा जाता है, उनको दर्शाया जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा हम लोगों ने जाना, वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। और जस्ट विषुवत रेखा के नीचे एक और रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसको कहते हैं मकर रेखा। आपको बताया अभी तुरंत, वो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। देखिए ऊ लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर और यहाँ दक्षिण। अब देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री, 66.1/2 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। आप देखें यहाँ पर फिगर में भी आपको समझाएं। और नीचे आते हैं विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं तो आपको मिलेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये सब क्या है और इनसे हम लोग क्या समझ सकते हैं, यही सब अभी समझना है आपको। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये ताप कटिबंध को दर्शाते हैं। ताप कटिबंध मतलब किस तरह से पृथ्वी में तापमान दर्शाया गया है, इसको इन रेखाओं के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं।
हम लोग जानते हैं कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो है सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है। जैसा कि आप भारत में रहते हैं तो आपको साल में एक बार दोपहर में माथे के ऊपर सूर्य जरूर दिखता होगा, है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांश पर जितने देश होंगे, जो भी देश होगा यहाँ, वहाँ पर क्या होता है कि साल में एक बार सूर्य की स्थिति सर के ऊपर जरूर होती है। वो आसमान की तरफ आप देखेंगे तो सूर्य आपके माथे के ऊपर दिखाई देगा दोपहर में। तो ये इलाके को कहते हैं उष्ण कटिबंध। चलिए फिगर में आपको ऊपर ले जाकर के दिखा देते हैं कि उष्ण कटिबंध का इलाका क्या होता है, आप समझ पाएंगे। ऊपर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला इलाका जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ये कलर, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। विषुवत वृत्त के ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच वाला जो स्थिति बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध माने इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। उष्ण माने होता है गर्मी, तो गर्मी वाला ये क्षेत्र होता है, काफ़ी गर्मी पड़ती है इन क्षेत्रों में। भारत भी इसी क्षेत्र में आ जाता है उष्ण कटिबंध में, जिसके कारण हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आगे देखते हैं। तो उष्ण कटिबंध आप लोग समझ चुके हैं क्यों गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, या उष्ण कटिबंध में ही सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है। हम लोग जान रहे हैं कि उष्ण कटिबंध जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है, यहाँ पर सूर्य की जो किरण होती है वो एकदम सीधी पड़ती है, तिरछी नहीं पड़ती, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और उष्ण कटिबंध में जो जो भी देश होंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब जब ध्रुव की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरण जो होती है वो तिरछी हो जाती है। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर की तरफ और मकर रेखा के दक्षिण की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, तापमान धीरे 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 कम होने लगता है। हमारे उष्ण कटिबंध की तरह तापमान अब उतना गर्मी नहीं रहता, इसलिए इस कटिबंध को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। आपको यहाँ फिर मानचित्र में आगे ले जाकर के दिखाते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है। देखिए ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं, पिंक कलर के जो ये इलाके हैं ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य की किरण थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, इनकी रोशनी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और इसलिए ये विषुवत वृत्त से ऊपर कर्क रेखा जो है उनसे ऊपर ये इलाका शुरू होता है और नीचे मकर रेखा के दक्षिण की तरफ ये इलाका शुरू होता है। तो यहाँ दोनों जो पिंक वाले क्षेत्र हैं ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण माने शीत और उष्ण, मतलब न ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ, न ज़्यादा ठंड। तो ये शीतोष्ण इलाके कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शीत कटिबंध क्या होता है। शीत कटिबंध देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त सबसे उत्तर की तरफ और नीचे सबसे दक्षिण की तरफ को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और ये दोनों ध्रुव वृत्त में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरण जो है एकदम से यहाँ बहुत लो हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादा पावर ही नहीं रहता सूर्य की किरणों में, जिसके कारण बहुत तिरछी होती है सूर्य की किरण और यहाँ शीत कटिबंध शुरू हो जाता है। शीत कटिबंध मतलब बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक। जैसे आपको यहाँ पर फिगर में जाकर के दिखाते हैं, ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये शीत कटिबंध कहलाता है। ये उत्तर की तरफ भी होता है जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये नीचे दक्षिण की तरफ भी होता है जिसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये दोनों इलाके शीत कटिबंध में आते हैं, अत्यधिक ठंड की चपेट में रहते हैं ये दोनों इलाके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ एक ग्लोब
का एक और मॉडल देख पा रहे हैं जिसको कहते हैं देशांतर रेखा। ये जितने जाल जैसे आप देख पा रहे हैं, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये सारी रेखाएं, आपने कुछ समय पहले अभी तुरंत अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये देशांतर रेखाएं क्या हैं? यहाँ देखिए, देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किसी भी स्थान के समय को जानने के लिए करते हैं और उसकी स्थिति को जानने के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो देशांतर रेखाओं से हम लोग को पता चलती है। जैसे देशांतर रेखाओं में आप ये यहाँ देखिए, डिग्रियों में व्यक्त किया गया है। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह करके डिग्री दिखाए गए हैं। तो इन्हें हम लोग को समझना है। देखिए, प्रशांत महासागर में एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, ठीक। लेकिन उनकी स्थिति अगर पता करनी हो तो अक्षांश के बाद हम लोग को देशांतर रेखाओं की तरफ आना होगा। देशांतर रेखा के माध्यम से हम लोग को उसको समझना होगा। सॉरी, आगे देखिए, देशांतरीय यामोत्तर क्या होता है। 0 डिग्री की जो रेखा होती है वो देशांतरीय यामोत्तर कहलाती है और इनको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये जितने आप रेखाएं देखें, ये एक एक रेखा ग्लोब को अर्धवृत्त में बांट देती है और जैसे ही ये रेखा ध्रुव की तरफ बढ़ती है वो घटती जाती है और लास्ट में जाकर के शून्य हो जाती है, यानी कि आपस में मिल जाती है, जहां पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाती है। आपको ऊपर ले जाकर के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपस में सभी रेखाएं मिल चुकी है। यहाँ इस स्थान में देखिए, सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल गई हैं। तो देशांतर रेखाएं ऊपर उत्तर की तरफ और नीचे दक्षिण की तरफ ध्रुव वृत्त में जाकर के मिल जाती है। आगे देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं यामोत्तर की लंबाई समान होती है और मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था पहले। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली जो यामोत्तर रेखा होगी वहां से गिनती पूरब और पश्चिम की तरफ की जाए। मतलब इतना बड़ा विश्व है, ग्लोब है, पृथ्वी है, और इनमें समय का जो अंतर हो जाता है, इसी अंतर को सही रखने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में जो गुजरने वाली वहां से जो लाइन गुजर रही है देशांतर रेखा, उसको ही माना जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा और वहीं से टाइम को, समय को, विश्व के समय को सेट किया जाए। तब क्या होता है कि उस लाइन से पूरब की तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं और फिर 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध कहलाती है। आइए गोलार्ध को समझते हैं फिगर में। देखिए, इधर ये 0 डिग्री है और यहाँ से बाएं की तरफ जाएंगे तो ये पश्चिम होता है और दाएं की तरफ जाएंगे तो ये पूरब होता है।
तो ये जो 0 डिग्री है ये ग्लोब को दो भागों में बांट सकती है, एक पूरब की तरफ पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय को सही करने के लिए जो ब्रिटिश ग्रीनिच याम्योत्तर समय है उसको किस तरह से यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये 0 डिग्री वाली, ये 0 डिग्री जो है यह याम्योत्तर रेखा है और इसी रेखा के इधर पूरब की तरफ पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अगर आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें समय को जोड़ा जाता है, यानी कि प्लस में लिखा जाता है, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इसमें माइनस की जाती है, यानी कि समय को घटाया जाता है। और इसके साथ समय की स्थिति को यहाँ पर ठीक ढंग से समझा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, उदाहरण के लिए असम में धुबरी है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं मिल जाती है। मतलब अगर किसी स्थान के समय को देखना हो और उसके सही स्थान को देखना हो तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों जहां मिलेगी और जहां उसको क्रॉस करेगी वही उसका सही स्थिति होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अक्षांश रेखा भी हैं, ये देखिए ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ऊपर से नीचे खींची गई हैं ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। तो देखिए आप यहाँ ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के बिंदु में क्रॉस करती हैं। देखिए आप कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये बिंदु मिलता है, यही वो बिंदु किसी भी स्थान का सही समय और सही स्थिति को दर्शाता है। दोनों को क्रॉस करते हैं, जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगा वो उसका अक्षांश और देशांतर का मान होता है। उसको सही ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। अक्षांश को भी देखना पड़ता है और देशांतर को भी समझना पड़ता है, तब उस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से समझाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन है यही वो लाइन है। देखिए यहाँ डॉटेड लाइन, इसी लाइन को कहते हैं ग्रीनिच समय, प्रमुख याम्योत्तर रेखा। यह सीधी रेखा खींची गई है और इसके इधर पूरब की तरफ इसमें प्लस लिखा जाता है, यानी कि ये जोड़ा जाता है, और इसके पश्चिम की तरफ इसको इधर आने से इसमें समय को घटाया जाता है, और इसमें विश्व के सभी देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ भी लिखा भी हुआ है देशांतर और समय। देशांतर के अनुसार समय को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये लाइन देखिए, यहाँ ये सब लाइन को अक्षांश रेखा कह सकते हैं जो दाएं से बाएं खींची हुई है, और एक लाइन देखिए ऊपर से नीचे खींची हुई है, इसको हम लोग देशांतर रेखा कह सकते हैं। तो देखिए इनमें अक्षांश और देशांतर में कहीं कहीं आप देख सकते हैं ये दोनों को क्रॉस करती है, ये दोनों लाइन एक जगह आकर के क्रॉस करती है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए या फिर यहाँ देखिए, हर जगह एक बिंदु आकर के मिलती है। यही बिंदु उस स्थान का सही समय और सही स्थान को दर्शाती है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के द्वारा हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। और यहाँ देखिए देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग पृथ्वी को, चंद्रमा को और ग्रहों को, उनकी जो गति है उनको समझते हुए हम लोग समय को समझें। दूसरा ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त को देख करके भी समय का पता लगाते हैं, जो स्वाभाविक है पूरे विश्व में समय का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि पूरे विश्व में सूर्योदय तो होता ही है। तो सूर्य की परछाई के अनुसार हम लोग
इसको स्थानीय समय को देख सकते हैं। देखिए परछाई दोपहर में आप देखेंगे, आप खड़े होकर के, तो आपकी परछाई छोटी बनेगी, छाया जो होती है आपकी वो बहुत छोटी बनेगी। और सूर्योदय के समय, सूर्य जब उग रहा होता है, या फिर सूर्यास्त जब सूर्य डूब रहा होता है, तब आपकी छाया लंबी होती है। तो इस तरह से समय का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर सूर्य जिस आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब ये कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं आप यहाँ देखिए, ये ऊपर से नीचे जो खींची हुई लाइन है, ये जो एक ही लाइन पर जो पॉइंट बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ इसी एक ही लाइन पर बने हुए पॉइंटों को देखते हैं। ये पॉइंट है, 2 3 4 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं। तो ये सारी रेखाओं पर एक ही समय दोपहर होती है, ये देशांतर रेखाएं बताती हैं। एक ही देशांतर पर रेखाएं के स्थित जितने होते हैं देश, जिनमें अक्षांश रेखाएं क्रॉस करती है, उन स्थानों में एक समय दोपहर होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि माथे के ऊपर सूर्य एक ही समय इनके स्थानों में दिखाई पड़ता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और ग्रीनिच के पूरब में उसका समय ग्रीनिच के समय से आगे होता है। हम लोग अभी जाने कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय पीछे होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब एक बार चक्कर लगा लेती है। तो 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर देखते हैं कि जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजता है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में बढ़ेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा? 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा बढ़ेगा। जैसे ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे बढ़ना है, अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो 1 घंटा आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर वहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 घंटा पीछे होता है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? समय 1 घंटा घट जाएगा, तो 12 बज रहा है, 12 बज रहा है तो 11 बज जाएगा, है ना? तो इस प्रकार ग्रीनिच पर 12 बजे होगी तो उस समय वहाँ 11 बज रहा होगा, 1 घंटा पीछे। और पूरब की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको समझाते हैं। ये लाइन है, मान लेते हैं बीच वाला लाइन ग्रीनिच लाइन है, और हम लोग अगर इसके एक इधर जाते हैं पूरब की तरफ, तो यहाँ समय 1 घंटा 15 डिग्री पर बढ़ेगा। और इधर पश्चिम पर जाएंगे तो यहाँ 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या होगा? घटेगा। जैसे बीच में अगर 12 बज रहेंगे तो यहाँ पर बज जाएगा 1 इधर पूरब की तरफ, और पश्चिम की तरफ घट के 1 घंटा घटेगा, 11 बजेगा। तो इस तरह से समय का निर्धारण होता है ग्रीनिच रेखा के द्वारा। अब हम लोग आते हैं, क्या भारत में भी ऐसी कोई रेखा है? क्या भारत के समय को निर्धारण करने के लिए भी ऐसा कोई रेखा, काल्पनिक रेखा है? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां क्या होती है? समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाता है। अब जैसे गुजरात में एक जगह है द्वारका, और असम में एक जगह है डिब्रूगढ़। दोनों के समय में हम लोग देखते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए, इसके समय को मापने के लिए, भारत में भी एक इसी तरह का समय का निर्धारण करने वाली याम्योत्तर रेखा है। तो भारत में किस रेखा को याम्योत्तर रेखा माना गया है? यहाँ देखिए 82.1/2 यानी कि 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर
माना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली रेखा जो है भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री यानी कि 82.2 डिग्री ये रेखा पर खींची गई है, जिसको भारत का भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय यानी कि इसी के आधार पर पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए एक उदाहरण के अनुसार भारत में ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि भारत का ग्रीनिच समय जो विश्व में ग्रीनिच समय था, विश्व का जो ग्रीनिच समय है उससे भारत का ग्रीनिच समय कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि जो ग्रीनिच समय ब्रिटिश लंदन में है उस समय में अगर 2 बज रहा होगा तब भारत में 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि उसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो भारत का समय हो जाएगा उसी समय 7:30 बजे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं भारत पूर्व की तरफ है और इसलिए इसमें समय को जुट जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे ग्रीनिच समय से, विश्व के ग्रीनिच समय से, तो उसमें घटाने लगेंगे यानी कि वो माइनस होता है। अब देखिए एक चीज और, कुछ देशों का होता क्या है कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, ठीक है, देशांतर रेखाओं का विस्तार जो होता है अधिक होता है। जैसे रूस का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर 11 मानक समय हैं। तो एक एक घंटे वाले वहाँ पर 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, पृथ्वी को हम लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र को घेरता है। 24 समय क्षेत्र में पृथ्वी को बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेसन बेहतर समझ में आया होगा। अगर ये आपको आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।